भी पास कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास एक फंक्शन है void x, ठीक है, और ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा है हमारा मेन फंक्शन। तो अगर मैंने मेन फंक्शन में लेट सपोज एक एरे लिया है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया है, एक एरे बी लिया है, ठीक है, बी एक एरे है और बी के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर है। आप चाहो तो उसको यूजर से भी ले सकते हो एरे को, तो यूजर से एरे लेने के लिए आप लूप लगाते हैं और लूप के अंदर स्कैन एफ करते हैं। तो जैसे भी लेंगे, मेरा मतलब यह है कि आपने सपोज अगर आपके पास एक बी नाम का एरे है और इस पूरे के पूरे एरे को आप इस फंक्शन से इस फंक्शन में ले जाना चाहते हो, तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल्स को पास करते हो उसी तरह से आप पूरे के पूरे एरे को भी पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जो पूरा का पूरा कंप्लीट एरे था वो मैंने यहाँ पे एक्स फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये बी जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, इस ए के अंदर, यानी कि जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट हमने जो पास किया है बी, वो कहाँ चला जाएगा, फंक्शन के अंदर। लेकिन फंक्शन के अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे आप इस एरे के अंदर आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहोगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे को भी पास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बड़ा ध्यान से नोटिस करिए, एरे जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो आज तक हमने ये किया था कि एरे के मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हम यूज करना चाहेंगे तो हमें लूप लगाना पड़ता था। तो हम एक लूप लेते थे जो आई जीरो से शुरू होता था और आई अप टू द लेंथ तक हम जाते थे, और उसके बाद एक एक एलिमेंट करके, जैसे बी ऑफ आई, तो लूप में हम बी ऑफ आई को यूज करते थे। लेकिन जब हम एक पूरे एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजते हैं तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान होता है, आपको कोई लूप लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस एरे का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ उस एरे का नाम लिखने से, यानी कि कोई ब्रैकेट नहीं, कोई इंडेक्स नहीं, कोई लूप नहीं, सिर्फ एरे का नाम लिखने से ही आप उसको पूरा एज अ कंप्लीट एरे आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। आगे हम ये करेंगे बाद में, अभी नहीं, जब हम पॉइंटर्स चैप्टर करेंगे तब हम ये करेंगे। पॉइंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वैसे तो हम एरे को ऐसे यूज नहीं करते, हम एरे को हमेशा इंडेक्स के साथ यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, एरे को हम हमेशा ए ऑफ आई करके ही हमेशा यूज करते रहे हैं। तो यहाँ पे हम बिना ए ऑफ आई या बी ऑफ आई के यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्चुअली ये एक एड्रेस है। जब भी हम एरे को बिना इंडेक्स के यूज करते हैं तो वो एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम बी को जो हम पास कर रहे हैं वो बी एक एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस वाले कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि मैंने ये पूरा का पूरा बी जो है ये फंक्शन में पास कर दिया है, जो कि एक एड्रेस है, बट फिलहाल ये आपके लिए एरे है। तो आपने बी पास कर दिया है और ये बी किसके अंदर आ गया, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये इंटीजर एरे है तो यहाँ पे भी ये इंटीजर एरे ही होना चाहिए। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम अगर यहाँ बी है तो यहाँ पे आके नाम उसका ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, जो भी आप यहाँ लेंगे वो हो जाएगा, और फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, ठीक है, कि एरे को पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। फंक्शन में हम आसानी से एरे, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं वैसे हम एरे भी पास कर सकते हैं। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको कोड रन करके दिखा रही हूँ। इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि आप एरे में लूप फंक्शन में एरे पास करके करिए। तो ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल ये है कि ये देखिए आपका ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैंने एक एरे बनाया बी, जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, या आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर एरे को, जो बी है एरे, इसको मैं फंक्शन में पास कर दे रही हूँ। और फंक्शन का नाम क्या है, एक्स। मेरे फंक्शन का नाम एक्स है। तो एक्स को मैं यहाँ पे मैंने पास, एक्स पे मैंने एरे को पास कर दिया है। तो यहाँ से जो मैंने बी पास किया है वो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि बी जो है वो ए के अंदर ही क्यों जाएगा, दो आर्ग्यूमेंट है ना। अगर आप ध्यान से देखें इस कोड को, अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, एक बी और एक 5। यहाँ भी मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, एक ए और एक एन। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो ये बी है ये ए के अंदर ही जाएगा। ऐसा क्यों,
क्या ये n के अंदर नहीं जा सकता? एरे दोनों। एरे क्या? मैम जो वो है ना बी, मैम वो ए के साथ साथ पहले पहले ए भी पहला और बी भी पहला। एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर? बच्चे नाम बताइए अपना। मैम आर्यन। आर्यन। आर्यन ने बिल्कुल सही कहा। जो एलोकेशन होती है वो हमेशा ऑर्डर में होती है। अगर यहाँ बी पहले है तो ये जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है उसी में जाएगा, और यहाँ पे 5 सेकंड नंबर पे है तो ये जो सेकंड नंबर पे आर्ग्यूमेंट है उसी में जाएगा। ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा पहले में और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमेशा दूसरे में ही पास होता है। ये स्टूडेंट्स बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, क्लास को इंटरप्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा एरे हम पास कर रहे हैं बी, वो किसके अंदर चला जाएगा? ए के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने ये 5 क्यों पास किया है? ठीक है, अब जब भी हम एक एरे को पास करते हैं तो हम एक दूसरा आर्गुमेंट लेना ही पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि देखिए, जब इस एरे को मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज करूंगी, ठीक है, मान लीजिए मेरा मकसद ये है कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का एम ये है, लेट सपोज कि इसके अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो मुझे इन पांचों को ऐड करना है। लेकिन पांचों को ऐड करने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सबको ऐड करना चाहती हूँ। तो लूप लगा के मैंने सबको ऐड कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि इस एरे में 5 एलिमेंट है? करेक्ट, इस एरे में 5 एलिमेंट है, ये सिर्फ मेन को पता है, क्योंकि मेन के अंदर ये इनपुट लिया गया है। लेकिन ये बात x को नहीं पता है, क्योंकि x में सिर्फ a एज इट इज पास, मतलब जो b है, आपने b को एज इट इज a x में पास कर दिया। तो x को ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये जानने के लिए कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि बिना मैक्सिमम का पता लगाए आप i लेस देन n नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एरे में 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है या 15 एलिमेंट है। तो इसीलिए जब भी आप एरे को पास करेंगे, एक आर्गुमेंट और पास करेंगे, और वो आर्गुमेंट होता है द साइज ऑफ एरे। द साइज मीन्स द लेंथ ऑफ एरे इज 5, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5। So I have to again interrupt in the middle. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जब हमने बी को पास किया तो बी के साथ साथ उसका साइज भी पास किया। साइज मतलब कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। अब मुझे पता है कि इसमें 5 एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ 5 पास कर दिया। तो ये 5 किसके अंदर चला गया? एन के अंदर। तो अब मुझे पता है कि भाई ये एक एरे है और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे 0 से लेकर 5, मतलब 5 माइनस 1, 4 तक मैं लूप चला के सभी को मैं ऐड कर सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आपको साइज पता होना चाहिए। तो साइज के लिए हमने क्या ले लिया था? n। तो i 0 से लेकर लेस देन n तक, और सम को 0 रखा है, और सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। तो यानी कि एरे के सारे एलिमेंट्स का सम हम इधर कर रहे हैं, और फाइनली हमारे सम को हम क्या कर दे रहे हैं? रिटर्न। रिटर्न मतलब ये वापस मेन में जाएगा। तो मेन में जाएगा तो इसीलिए हमने इसका वैल्यू रिटर्न करके किस में डाल दिया? सी में। ठीक है, हमने इसका आंसर किस में डाल दिया? सी में। और सी भी एक इंटीजर है, और सी को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करती हूँ। आई थिंक कोई और रिक्वेस्ट भी आई है। लीव इट। अब मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले सबको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। तो तो अब हमने एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे हमने एरे ले लिया है, लेकिन एरे के एलिमेंट्स का सम हमने ऊपर किया है। ठीक है, ऊपर सम करने के बाद हमने उस सम को रिटर्न किया है, तो रिटर्न करके वो वापस मेन में आ जाएगा, और मेन में हमने उसको वापस से प्रिंट करा दिया। तो मैं इसको रन कर रही हूँ। Alt F9, कंट्रोल F9।
तो आप देखिए सम कितना आ रहा है, 15। सही है 15। ये। अगर आप देखिए तो यहाँ पे इन सब का आपने ऐड किया ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना होता है ये, 15 ही होता है। ठीक है। अब मान लो अगर आपको इसमें और एलिमेंट्स लेने हैं तो वो तो आपकी चॉइस है, आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन जो आप साइज लोगे यहाँ पे साइज ठीक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो सिर्फ 5 एलिमेंट को ही ऐड करेगा। मान लो मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट और डाल देती हूँ, 2 और 3। ठीक है, तो पहले 15 था ना, अब सम 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हो गए अब, 7। यहाँ से 7 जाएगा, बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7, तो यहाँ पे 7 जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। नाउ लेट अस चेक इट। नाउ नेक्स्ट टाइम सम इज 20। सम इज 15 पहले का लिखा हुआ है, सम इज 20 अभी का है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप यूजर से एक एरे लो। ठीक है, एरे लेने के बाद आप उसको फंक्शन में भेजो, पास द एरे इनटू अ फंक्शन which calculates the sum of elements। इस क्वेश्चन का एक्चुअली नाम यही होगा कि आपने एक एरे को पास किया है एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, एंड देन दैट फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ द एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, एग्जाम में काफी बार आया है, और क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप इस टॉपिक पे देखें कि पासिंग एरे टू अ फंक्शन, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने अभी लेटेस्ट ही देखा था वो था मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको ये बताना है कि दो मैट्रिक्स बराबर है या नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन में दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो आर्ग्यूमेंट में भेजे गए हैं, यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट मैट्रिक्स, दूसरे आर्ग्यूमेंट में दूसरे मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है, वो मैट्रिक्स कहाँ से आएंगे, वो मैट्रिक्स मेन से आएंगे। तो मेन में पहले आप 2 मैट्रिक्स इनपुट कराओगे, उसके बाद उन दोनों मैट्रिक्स को आप यहाँ पे भेजोगे दूसरे फंक्शन में, और यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या वो 2 मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो 2 मैट्रिक्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। तो आपको लूप चलाने पड़ेंगे, एक लूप चलेगा रो पे और एक लूप चलेगा कॉलम पे, और फिर आप चेक करोगे कि सारे एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट गलत होगा, उस क्वेश्चन में ये है कि अगर पूरे मैट्रिक्स पूरा सेम है तो आप रिटर्न करो 1, और अगर मैट्रिक्स सेम नहीं है तो रिटर्न करो 0। तो आप वहां पे कंडीशन लगाओगे कि अगर दोनों लूप चला के अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल है तो रिटर्न 1, एल्स अगर एक भी इक्वल नहीं है तो रिटर्न 0। तो फिर मेन में हम चेक कर सकते हैं कि अगर 0 रिटर्न हुआ है तो मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, अगर 1 रिटर्न हुआ है तो मतलब मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन में एरे पास करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखती हूँ जो आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि पहले यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करवाओ। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पेपर में है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन होते हैं कि आपको एरे सेट टू दैट। यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाके आप एग्जामिनेशन पे चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ से। तो आपको ओ लेवल के देखने हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाइए। तो पहले किसी लेटेस्ट से शुरू करते हैं, जुलाई 2019। तो इसमें से सी लैंग्वेज, चलिए तो एक पेपर मैंने खोल लिया है। देखिए इस फंक्शन के बारे में आपको बताया था मैंने, याद है, गेट कैर और पुट कैर। यस मैम। गेट कैरेक्टर होता है सिंगल यस कैरेक्टर मैम। इनपुट करने के लिए, और पुट कैरेक्टर होता है सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन मैंने जो छोटे छोटे बताती हूँ ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ओके, तो सीधा नीचे आ जाते हैं वैसे।
ये लाइन जरा पढ़ के बताना, ये भी फंक्शन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट मेन फंक्शन डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर अ कॉलिंग फंक्शन। इसका मतलब मेन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक फंक्शन को हर फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है या अपने आप नहीं चलता है जब तक आप उसे कॉल ना कर दें। क्या ये बात सही है गलत है? सही है। सही है ना? सही है मैम। यही मैंने आपको लास्ट की कुछ 2 क्लासेस में जब मैंने फंक्शन किया है तो आपको यही बताया कि फंक्शन की एक खासियत है कि आप उसको बना के तो रख दो, लेकिन जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे तब तक वो चलेगा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मेन को हम उस कैटेगरी में नहीं रख रहे, क्योंकि मेन फंक्शन को हम कभी कॉल नहीं करते। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेन फंक्शन ही वो फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम चलना शुरू होता है, तो उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो हम चाहे तो मेन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हम रिकर्सिव यानी कि मेन के अंदर मेन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेन को बिना कॉल करे भी मेन चल जाता है। लेकिन बाकी फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं है, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो चलेंगे नहीं। So it is saying all the functions except main do not execute on their own. So this thing is correct कि अपने आप को execute नहीं होते, उसे कॉल करना पड़ता है। This question is again related to recursive function. So recursive function is not allowed for main. ये कह रहा है कि क्या मेन फंक्शन को आप रिकर्सिव नहीं बना सकते? रिकर्सिव मतलब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो एक बच्चे ने बोला मैं कल नहीं था, मैं थोड़ा सा भी रिवाइज कराऊंगी, पूरा नहीं कराऊंगी, बट रिकर्सिव मतलब होता है एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे। तो ये कह रहा है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेन फंक्शन रिकर्सिव नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, मेन फंक्शन भी रिकर्सिव हो सकता है, यानी कि मेन फंक्शन से भी मेन फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको चलो प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। तो लेट सपोज कि एक नई फाइल ले लेते हैं। मैंने हेडर फाइल लगा ली। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? हमारी है। मैं दोबारा शेयर करती हूँ। हाँ जी मैम। यस मैम, हमारी है। हाँ, अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेन फंक्शन को रिकर्सिव बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बनाया जा सकता है, ठीक है, मेन फंक्शन भी अपने आप को कॉल कर सकता है। तो अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर ही मेन को कॉल कर दूं तो इसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं मेन फंक्शन से ही मेन को कॉल कर दूं तो ये तो बार बार चलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, मेन फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहेगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और या कुछ और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और मेन फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। लेकिन अगर मैं इसी तरह से मेन को दोबारा कॉल करती रहूंगी तो क्या ये प्रोग्राम कभी रुकेगा? क्या ये कभी रुकेगा या ये इनफाइनाइट प्रोग्राम बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यही हाँ, यही सब हमने कल पढ़ा है कि अगर रिकर्सिव फंक्शन हो और उसमें कहीं भी रिटर्न ना लिखा हो तो वो रिकर्सिव बन जाता है, यानी कि वो कभी रुकेगा नहीं। तो इस प्रोग्राम को कभी ना कभी रोकने के लिए मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा देती हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग कंडीशन में लेट सपोज ये ले लेती हूँ कि ये जो है मेन ये चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली इसमें हमें एक चीज और यूज करनी पड़ेगी अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप ही रहेगा। ठीक है, मैंने ये आई को प्रिंट भी करा दिया है और आई को प्लस प्लस भी करा दिया है। ठीक है, और मेन को दोबारा कॉल कर लिया, लेकिन ये कभी रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चीज एक्स्ट्रा डाल रही हूँ जो मैं बाद में बताऊंगी क्या है। तो इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ कि इफ, बाहर आने के लिए, इफ आई बिकम्स लेट सपोज 10, तो आई ओरिजिनली 5 है
और मैं हर बार उसको बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब i 10 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन से बाहर आ जाना है। तो फंक्शन से बाहर आने के लिए होता है रिटर्न, मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज मतलब एल्स आपका जो मेन है वो रिकर्सिव है। तो मेन अपने आप को कॉल करेगा कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड और लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, प्रोबेबली अभी या नेक्स्ट क्लास में, स्टैटिक, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ। अच्छा गेट सी एच भी लगा लेते हैं, नहीं तो गेट सी एच, अच्छा गेट सी एच कहाँ लगाए, तो ये भी एक चैलेंज है, गेट सी एच कहाँ लगाए, यहाँ लगा देते हैं। टेस्ट डॉट सी, देखिए अभी का जो हमारा रिजल्ट है वो है 5 6 7 8 9। मैं क्लियर स्क्रीन लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर स्क्रीन लगाती हूँ, पहले आपको फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली देखिए जब ये मेन बार बार चलेगा तो ये गेट सी एच भी बार बार चलेगा। जब ये गेट सी एच भी बार बार चलेगा, इसलिए मुझे बार बार प्रेस करना पड़ रहा है। हमारा सारा आउटपुट गायब हो गया है क्लियर स्क्रीन लगाते ही, तो मैं क्लियर स्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक ही फंक्शन रखो। अगर आप अलग अलग फंक्शन रखो तो आप इस चीज को देख सकते हो। अब ये जो इसमें से 9 है ना, ये पहले का आउटपुट है जो प्रीवियस का दिख रहा था, और अभी का आउटपुट क्या है 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 पे ये बाहर आ गया है। 10 पे ये बाहर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि i की वैल्यू अगर 10 हो जाए तो ये रिटर्न हो जाए, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेन लिख देती हूँ ऐसे सपोज, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। चलो हम ये भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ये देखिए हमने देखा, ये देखा, यस मैम। यस मैम। दोबारा दिखा रही हो, ठीक है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप मेन को रिकर्सिव कर देते हो बिना रिटर्न के, ठीक। अब यहाँ से बाहर आना भी मुश्किल है।